हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी गाइस। स्टूडेंट्स, आज हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। थोड़ा सा समझेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज हमारी सीरीज है कंडीशनल सेंटेंसेस। सब कुछ ठीक है? ऑडियो वीडियो ऑल ओके? स्टार्ट करें सेशन। परफेक्ट। चलिए गाइस, कंडीशनल सेंटेंसेस में थोड़े बहुत रूल समझेंगे। पहले हम चीजों को देखते हैं, पहले क्वेश्चंस देखते हैं, फिर समझेंगे इनको सॉल्व कैसे करना है। कंडीशनल सेंटेंसेस आज का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस की हम जब भी बात करते हैं तो उस कम से कम 2 क्लॉज होते हैं। पहली चीज तो ये, पहले थोड़ा सा आप थ्योरी समझ लीजिए। कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब 2 क्लॉजेस का होना। एक क्लॉज होता है जिसमें कि कंडीशन दे रखी हो, दूसरा होता है जिसमें कि रिजल्ट हो। ठीक, तो पहला तो पैटर्न ये है कि कंडीशनल सेंटेंसेस माने 2 क्लॉजेस। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा देती हूँ, जरा बोर्ड पर देखिएगा आप सारे स्टूडेंट्स। देखो, जब भी हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो यहां आपको हमेशा 2 क्लॉजेस नजर आएंगे, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। स्टूडेंट्स पूछते हैं मैडम क्या ये मैंडेटरी होता है कि फर्स्ट क्लॉज में ही कंडीशन आई या सेकंड क्लॉज में ही कंडीशन आई? ये कोई मैंडेटरी नहीं होता। हो सकता है फर्स्ट क्लॉज में भी कंडीशन आ सकती है और हो सकता है सेकंड क्लॉज में भी कंडीशन आ सकती है। दोनों क्लॉजेस में से कोई भी एक क्लॉज आपका कंडीशनल क्लॉज होगा। एज ऑफ नाउ आप वैसे तो आप दोनों को मानकर चलिए, किसी में से एक होगा, बट यहां मैं लिख देती हूं, सपोज करिए कि पहले वाला क्लॉज क्या है? कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है, और दूसरे वाला क्या है? रिजल्ट क्लॉज। इसको समझ करके चलिए, पहले वाला कंडीशनल क्लॉज और दूसरे वाला रिजल्ट क्लॉज। ठीक, अब जब भी हमने बात कर दी कि क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 क्लॉज होते हैं। क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का हिस्सा होता है। ये खुद भी एक सेंटेंस होता है, बट सेंटेंस का हिस्सा भी होता है। दोनों ही बातें राइट हैं। जितने भी शर्तों वाले वाक्य होते हैं, जितने भी शर्तों वाले वाक्य, जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं शर्तों वाले वाक्य, वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे? कंडीशनल क्लॉज में। बाकी जो बच जाएगा वो हो जाएगा आपका रिजल्ट क्लॉज। पहली चीज तो इसको ध्यान रखिए। एग्जाम्पल देखकर समझते हैं इसको। जैसे मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे। यहां देखेंगे, ये वाला जो क्लॉज आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका है इफ वाला क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज। आपको पहचान में कैसे आएगा? इफ आ गया, प्रोवाइडेड, सपोज, है ना, ये सारे, अनलेस, इसको मैं धीरे धीरे आपको समझा दूंगी। अगर आपको कंडीशनल क्लॉज की पहचान करनी है तो अनलेस, अनटिल, टिल और इफ हो गया, सपोज हो गया, सपोजिंग हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, ये आपको सारे कंडीशंस बताएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको स्वतः ही इसके बारे में समझ में आता रहेगा। तो इफ वाला क्लॉज कंडीशनल क्लॉज हो गया, और यहाँ पर ये वाला जो आपका क्लॉज पड़ा हुआ है ये हो गया आपका रिजल्ट क्लॉज। ठीक है, अब आप पहचान में कैसे आए? बच्चे पूछते हैं कैसे पहचानना है, तो मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देती हूँ। इफ आ सकता है, अनटिल आ सकता है, टिल आ सकता है, अनलेस आ सकता है, ठीक है, सपोज आ सकता है, सपोजिंग आ सकता है। तो बहुत सारे इसके भी आगे चल करके हम पैटर्न समझेंगे। देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जा रही हूँ। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप देखिएगा, जो क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का हिस्सा। क्या ये खुद एक सेंटेंस होता है? बिल्कुल होता है, ये भी बात राइट है। अब इसमें भी जितनी भी कंडीशंस बनती हैं, कंडीशंस कैसी बनती हैं? एक तरीके की कंडीशन होती है प्रेजेंट इमेजिनरी पोजिशन, प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन। ठीक है, देखो, जब भी बात करी हमने पोजीशन की, तो पोजीशन क्या कहता है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं इसकी जगह होता, यानी कि जब मैंने पोजीशन की बात की तो हम किसी का स्थान ले रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं उसकी जगह होता, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं राम की जगह होता, अगर मैं उसकी जगह होता, अगर मैं इसकी जगह होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की जगह होता, अगर मैं मैनेजर की जगह होता, अगर मैं इसकी जगह होता, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहां पर आप पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 लिखते जाओ बच्चों, साथ 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 जितना ज्यादा आप लिखने पर जोर दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। लिखना जरूरी चाहिए, आपके माइंड में अच्छे से बातें बन जाती हैं। ठीक है,
पोजीशन समझ में आ गया, इसकी जगह उसकी जगह, ये आपकी पोजीशंस हो गई हैं। नंबर 2 पर देखेंगे, दूसरे तरीके का भी एक स्ट्रक्चर होता है, इनके मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगी बच्चों आपको। पहले तो आप समझ लीजिए कि कितने प्रकार के स्ट्रक्चर्स इसमें आपको पढ़ने हैं, कितनी प्रकार की कंडीशंस। एक तो पोजीशन से रिलेटेड हो गई, दूसरा हमारे पास हो जाएगा प्रेजेंट, इमेजिनरी, एक्शन या फिर स्टेट। एक प्रकार ये होता है। ये एक्शन या फिर स्टेट क्या है, एक्शन या फिर स्टेट क्या है? देखो, पहले मैंने बोला अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ठीक है, फिर अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अब मैं तुम्हारी जगह नहीं होता, अब मैं वो काम करता, है ना। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं वो काम करता। तो यहां पर अब आपको एक्शन या फिर स्टेट में बताना पड़ेगा। जैसे अब इन दोनों के ही मैं एग्जाम्पल लिखकर आपको बताती हूं बच्चों, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, if I were the prime minister, I would increase employment opportunity, employment opportunities। एक तो ये रहा क्वेश्चन। वहीं पर एक सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा, if you lived on the moon, if you lived on the moon, you would weigh 10 kilograms only। क्वेश्चन ओनली को मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ। ये रहा मेरा इरेजर। देखो, ये लो। अब आप जब भी क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ये पोजीशन हो गई ना, पूरी तरीके से पोजीशन हो गई ना। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो पोजीशन हो गई। दूसरा सेंटेंस देखो, इफ यू लिव्ड ऑन द मून, एक्शन हुआ और स्टेट हुआ। इफ यू लिव्ड ऑन द मून, अब आप किसी की पोजीशन नहीं ले रहे हो कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं ये होता। अब आप वहां पर एक्शन या फिर स्टेट दर्शा रहे हो। अगर मैं मून पर रह रहा होता, अब बात आई समझ में। तो यहां आप एक्शन कर रहे हो, जबकि पहले वाले में आप पोजीशन चेंज कर रहे थे। तो ये दोनों में अंतर समझ करके चलिएगा। इनके स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे। पहले कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें कंडीशन हो और रिजल्ट हो। दो क्लॉजेस होते हैं कि दोनों में से किसी एक में कंडीशन होगी, इफ प्रोवाइडेड अनटिल अनलेस से दर्शाई जाएगी। अब दो प्रकार के मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं, एक तो पोजीशन वाले और एक बताया है एक्शन या फिर स्टेट। एक्शन या स्टेट में आप एक्शन कर रहे हैं, जबकि पोजीशन वाले में आप किसी का पोजीशन या फिर स्थान ले रहे हैं। ये दो प्रकार के सेंटेंस हुए। चलिए बात करते हैं सेंटेंस नंबर 3 की। मैं एक बार चेक कर लूं, सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है, दिखाई दे रहा है, सब कॉर्नर्स क्लियर हैं, ऑल ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तीसरे तरीके का स्ट्रक्चर क्या होता है या तीसरे तरीके का सेंटेंसेस आपको कैसे देखने को मिलेंगे वो भी डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप आपका एक होता है पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। अब जब भी मैंने बात करी पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो ये वो एक्शन है जो अनफुलफिल्ड एक्शन है, ये काम हुआ नहीं। जैसे अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन तुमने बताया ही नहीं। तो अब इस सेंटेंस का कुछ हो सकता है क्या? अब आप इसके साथ कुछ कर सकते हो क्या? कल तुम मुझे पार्टी में देखा था लेकिन मैंने देखा ही नहीं। कल तुमने मुझे पार्टी में हेलो हाय नहीं किया। क्लोज्ड एक्शन हो गया, कुछ हो नहीं सकता। एक ऐसा काम जो अब उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, वो अनफुलफिल्ड है। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अगर तुमसे मुझे मिलते तो मैं तुम्हें हेलो हाय करता, अगर मैं तुम्हें देखता तो ही तो हेलो हाय करता ना। अब जब देखा ही नहीं, पास्ट में जाके हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो इस तरीके को बोलते हैं क्लोज्ड या फिर अनफुलफिल्ड एक्शन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंडीशनल सेंटेंसेस में इनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं। रिपीट करती हूँ, 3 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस को मैं आपको समझा रही हूँ। 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स की हम चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 था जिसमें हमने पोजीशन को इंटरचेंज किया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, वगैरह वगैरह। दूसरे में हम एक्शन कर रहे हैं, अगर मैं मून पर रहता, अगर मैं यहाँ एग्जिस्ट करता, अगर मैं यहाँ होता, अगर मैं वहां होता, अगर मैं ये कर रहा होता, अगर मैं हार्ड वर्क कर रहा होता, वगैरह वगैरह।
थर्ड सेंटेंस एक ऐसा एक्शन जो पास्ट का एक्शन है, जो अनफुलफिल्ड है, जो फुलफिल नहीं हो सकता। अगर तुम मुझसे मिलते तो ही मैं बात करता, अगर तुम मुझसे कहते तो ही मैं तुम्हारी मदद करता, अगर तुम मैम से कहते तो हो सकता है मैडम और ज्यादा क्वेश्चन आंसर सीरीज डाल देती। बट ये वो एक्शन है कि आप हमारा कोई मतलब वो एक्शन है जो अब अनफुलफिल्ड है, अब ये क्लोज्ड एक्शन हो चुके हैं, अब इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो पहले समझ रखिए कंडीशनल सेंटेंसेस की दो क्लॉजेस के लिए, कंडीशनल सेंटेंसेस दो क्लॉजेस में बटा होता है। क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस का हिस्सा भी होता है, एक में कंडीशन एक में रिजल्ट, दोनों में से किसी में भी कंडीशन आ सकती है। मैंडेटरी नहीं है कि मैडम ने फर्स्ट क्लॉज में लिखी है तो कंडीशन हमेशा उसमें दिखाई दे। ये था आपकी एक छोटी सी समझ पहले कंडीशनल सेंटेंसेस आखिर हैं क्या। अब इससे जुड़ी हुई थोड़ा स्ट्रक्चर्स की चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। देखो अब मैं लिखने जा रही हूं स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? नंबर वन स्ट्रक्चर जो मैंने पोजीशन वाली बताई आपको, पोजीशन वाली स्ट्रक्चर कैसे बनती है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कोई जरूरी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट आए ही आए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ऑब्जेक्ट आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। फिर आपका जो दूसरा क्लॉज होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। मैं जो बहुत आसान, आप इसको ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि सब्जेक्ट आया वर्ब आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट भी आ गया वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट आ सकता है नहीं आ सकता। देखा है एक क्लॉज में या फिर एक सेंटेंस में एक मिनिमम सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। फिर हमने सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। मैं जब भी बच्चों को याद करवाती हूँ तो सिंपली याद करवा देती हूँ। ये देखो बच्चों, आप जानते हो सेंटेंस की रचना बिना सब्जेक्ट के हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती ना। एक वाक्य बिना सब्जेक्ट और एक्शन के बन नहीं सकता। अगर आपसे इंग्लिश आपने शुरुआत करी है तो आपको मैंडेटरी चीज पता होनी चाहिए कि एक सेंटेंस कभी भी बिना सब्जेक्ट और एक्शन के बनता नहीं है। तो मैं जब बच्चों को सुविधा के लिए याद करवाती हूँ तो सीधा याद करवा देती हूँ कि इफ के साथ जब भी आप वर्ड देखें वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का यूज कर लेना। कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखना है, याद करने पॉइंट ऑफ व्यू से आप इफ प्लस वर्ब प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म को याद करके चलेंगे। ये हुआ आपका स्ट्रक्चर नंबर वन, नोट डाउन कर लीजिए भाई, नोट डाउन करना जरूरी है। स्ट्रक्चर नंबर टू की चर्चा करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर टू, स्ट्रक्चर नंबर टू, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो बच्चों, एक बार मैं इसको वापस से लिख देती हूँ। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसका एक दूसरा सुधराव एक और रूप भी आ सकता है, तो जब भी वो आ जाए तो उससे भी घबराना नहीं है। सेकंड स्ट्रक्चर को आप फर्स्ट स्ट्रक्चर को एक और सेकंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और करके लिख देती हूँ। अगर इफ से क्लॉज स्टार्ट नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है, वर्ब पहले आएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया, ये आपका सेंटेंस चलते हुए जाएगा। फिर आपका वापस दूसरे क्लॉज में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, तो याद रखना ये जो वर है, जब भी इफ के साथ वर आता है और कभी कभी इफ नहीं आएगा तो ऐसे कंडीशन में आप वर को उठा करके आगे ले आएंगे बैलेंस करने के लिए सेंटेंस को। वर को आप आगे ले आइए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उस कोई सेंटेंस के मीनिंग में अंतर नहीं होगा। पोजीशन वाला है तो पोजीशन ही रहेगी, सिर्फ एक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इफ प्लस वर आ जाए तो भी कोई टेंशन नहीं, अगर वर्ड से स्टार्ट हो तो भी इसको आप हैंडल करना सीखिए। तो ये दो तरीके की स्ट्रक्चर हो गई। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर सेकंड की। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। सेकंड स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया? एक्शन, है ना, ये वाला तो था स्टेट वाला, ये वाला था पोजीशन। ठीक, टाइप वन, इसको मैं लिख दे रही हूं टाइप वन। आपके पास टाइप वन लिखा हुआ है प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन। अब आते हैं हम टाइप टू पर। टाइप टू, टाइप टू में हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इमेजिनरी एक्शन, प्रेजेंट इमेजिनरी एक्शन या फिर स्टेट, ये टाइप टू पढ़ाया मैंने आपको, जहां पर एक्शन हो रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, और सेकेंड क्लॉज में आप क्या लिख सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म आती है। ये रहा आपका टाइप टू जिसमें आप एक्शन करते हैं। बात करेंगे टाइप थ्री की। एक सेकेंड बच्चों, ये तो क्वेश्चन आंसर आपके लिए लिख रखे हैं। बात करेंगे टाइप थर्ड की, जो कि हमने बात की है पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, फ्रेंड्स थोड़ा सा मार्कर का पॉइंट
चेंज करती हूँ मैं, ये बहुत कंडीशनल पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब ये कैसे होता है, पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शंस होते हैं, क्लोज्ड केस कहते हैं इसको, है ना। दीज ऑल आर द क्लोज्ड केसेस, जो अब इनके साथ कुछ हो नहीं सकता बेसिकली। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर आएगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और जो आपका सेकेंड क्लॉज में जाएगा रिजल्ट क्लॉज वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ठीक है, तो आप सिंपली भी याद रख सकते हैं, वैसे तो बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कुछ बनता नहीं है, तो इफ प्लस हैड प्लस V3 इज इक्वल्स टू वुड हैव प्लस V3। तो आज हमने चर्चा की है तीन सेंटेंसेस के बारे में, कंडीशनल सेंटेंसेस के थ्री स्ट्रक्चर्स की चर्चा की है, एक तो पोजिशन की, एक एक्शन की और एक क्लोज्ड केसेस की। अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन था, बहुत सारे इसमें और भी हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूंगी। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर, चलिएगा। इनके पहले मैं क्वेश्चंस आपको लिख देती हूँ, थर्ड सेकंड तक लिख दिया था, इसका एग्जाम्पल लिख लो। जैसे मैंने लिखा, इफ आई हैड got a chance to meet if I had got a chance to meet the superstar, I would have been very happy. I would have been very happy. अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हैड प्लस V3, अगर मुझे चांस मिलता तो मैं बहुत खुश हो जाता, पर मिला ही तो नहीं ना, क्लोज्ड एक्शन हो गया। हैड प्लस V3 एंड उसके बाद फिर आया हमारे पास वुड हैव प्लस V3, मतलब अगर मुझे चांस मिलता तो, बट चांस मिला ही तो नहीं। ठीक है, ये अनफुलफिल्ड या क्लोज्ड एक्शन है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ चला गया, ये रहा। चलिए, दिखाई दे रहा है क्लियरली? चलो, मार्कर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डार्क स्लाइड है। White is okay. If you had not been so secretive, you had told me all the facts. इफ वाले क्लॉज से दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं, तो पहले तो यहां पर एंड लगाना पड़ेगा। अब आप पूछोगे मैडम एरर कहां पर है, तो डेफिनेटली बी में एरर हो गई ना। यहां पर एरर किस में हो गई भाई, बी में एरर हो गई, क्योंकि इफ यू हैड, अब देखो हैड प्लस V3 और उसके बाद एंड से हमने ये दूसरा क्लॉज जोड़ दिया कुड हैव प्लस V3। अब आप कहेंगे कि मैडम अभी अभी तो आपने बताया था कि वुड हैव प्लस V3 है। कंडीशंस सेंटेंसेस का मोड देखकर हमें ये बताना होता है कि वुड हैव की जगह माइट हैव या कुड हैव भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस में बी में एरर है, एंड का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ आई वॉज यू होता है क्या, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो पोजीशन बता दी ना बच्चों, पोजीशन बिल्कुल साफ साफ है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वॉज यू नहीं आएगा, वर आएगा। अभी अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, आगे चेक कर लीजिए, वुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म वुड प्लस अटेंड, तो ये भी राइट है। इफ आई वर यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, इफ आई वर यू, तो पोजीशन हो गया, तो एरर किस में आ जाएगी, ए में। क्वेश्चन नंबर 3, हैड आई रियलाइज्ड हैड प्लस V3 that it was such a long way I would take a taxi, I would take a taxi नहीं, जहां पर भी if क्लॉज में had प्लस V3 आता है, वहां पर हमेशा आप जो सेकंड क्लॉज होता है उसमें would have प्लस V3 का यूज करेंगे। यहां पर ये गलत हो जाएगा, would प्लस बेस फॉर्म नहीं आएगी, would have taken is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा जरा, पढ़ते जाइए और क्वेश्चन के आंसर देते जाइए। When I shall get back, I shall pay off money that I borrowed from you last month. बताइए स्टूडेंट्स कहाँ एरर है?
पहले बात तो पे ऑफ को देखो, व्हेन के बाद शेल नहीं आता कंडीशनल क्लॉजेज में कभी भी। इफ वाले क्लॉज में कभी भी विल, शेल, वुड का यूज नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। मैं इसको अच्छे से समझा देती हूं आपको। व्हेन हुआ, आफ्टर, एज सुन एज, इफ, प्रोवाइडेड, इन केस, बिफोर, ये रहे सेंटेंस के जिस भी क्लॉज में ये सारे वर्ड्स होंगे वहां पर आप कभी भी विल, शेल या फिर वुड का यूज कभी भी नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन उठता है मैम क्या इसके बाद वाले क्लॉज में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको व्हेन, आफ्टर, एज सुन एज, इफ, अंटिल, टिल भी है भाई, इसमें अंटिल लगा दो, टिल लगा दो। कंडीशनल क्लॉज में विल, शेल, वुड का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्लॉज तो कंडीशनली बन रहा था, चेक करो। व्हेन आई शेल गेट बैक, आई शेल पे ऑफ होता है भुगतान करना, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब जरूरी है, याद करनी चाहिए। पे ऑफ का मतलब होता है भुगतान करना। व्हेन आई शेल गेट बैक, तो शेल, व्हेन के बाद शेल का यूज नहीं होगा। आई शेल पे ऑफ क्या दूसरे क्लॉज में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तो यहां पर शेल हटाएंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में याद रखिएगा बच्चों, पे ऑफ के दो मीनिंग होते हैं, सक्सेसफुल भी होता है। पे ऑफ, जब बात चली है तो हम इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। पे ऑफ के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है टू बी सक्सेसफुल, और दूसरा जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ऑल हर हार्ड वर्क वॉज, ऑल हर हार्ड वर्क वॉज पेड ऑफ, जितना भी उसने हार्डवर्क किया सक्सेसफुल रहा। एक पे ऑफ का मतलब क्या होता है? एक पे ऑफ का मतलब होता है भुगतान करना। अगर आपने इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा हो, पिछले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा हो, तो यहाँ पर उधारी देने की बात चल रही है, तो यहाँ पर पे ऑफ का मतलब हुआ भुगतान करना। भी मैं तुमसे व्हेन आई शेल गेट बैक, मैं जब भी व्हेन आई शेल गेट बैक आई शेल पे ऑफ द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ, में जब भी मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, फिर से पोजिशन वाला स्ट्रक्चर आया है। पोजीशन वाले स्ट्रक्चर में वॉज नहीं आता। जितने भी काल्पनिक वाक्य होते हैं उनमें हर सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होता है। ऐसे तो ही के साथ वॉज आता है, लेकिन जब भी हम काल्पनिक सेंटेंसेस की बात करते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट लगा दो, राम, सीता, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, उस काल्पनिक वाक्य में इमेजिनरी सेंटेंसेस में वॉज नहीं लगाओ, आप वर का यूज करो। तो ये पोजिशन है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, आई वुड वर्क वंडर्स, चेक कर लीजिए, वर आया तो वुड प्लस वर्क यानी वुड प्लस वर्ब, बेस फॉर्म आ गई तो राइट है, तो ए में एरर हो गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ यू विल बाय, क्या इफ वाले क्लॉज में विल का यूज होता है? अभी हमने डिस्कस किया कि नहीं होता, बट चेक करिए इसके सेकंड क्लॉज में एक्शन कौन सा है। इफ यू विल बाय वन शर्ट एट द रेगुलर प्राइस यू वुड हैव रिसीव्ड अनदर वन एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर तुम उस शर्ट को रेगुलर प्राइस में खरीदोगे तो फिर तुम उसकी वजह से यू वुड हैव रिसीव्ड अनदर वन एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट उसका नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसका सेकंड क्लॉज देखो, वुड हैव प्लस V3, तो अगर रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 आता है तो क्या यहाँ पर विल बाय आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 में? तो यहाँ पर तो हैड बॉट आना चाहिए ना, तो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैड बॉट, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड क्लॉज है उसमें वुड हैव प्लस V3 दे रखा है, इसलिए हमें यानी अनफुलफिल्ड एक्शन है, ये वो काम है जो अब पूरा नहीं हो सकता। क्लोज्ड एक्शन है तो हैड प्लस V3 एंड वुड हैव प्लस V3। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। आई वुड हैव आस्क्ड हिम टू लीव आवर हाउस इमीडिएटली इफ माई फादर वुड। इफ के बाद विल, शेल, वुड का यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो वुड नॉट हैव बीन, तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे? इफ आई वुड हैव आस्क्ड, वुड हैव प्लस V3, तो यहां पर हैड प्लस V3 का यूज करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हैड नॉट बीन, ठीक है, हैड नॉट, हैड का यूज करेंगे। इफ प्लस हैड प्लस V3 के बाद हमेशा क्या आता है? वुड हैव प्लस V3, ये क्लॉज बनेगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हैड प्लस V3 आया, हैड प्लस V3 आ गया तो वुड हैव प्लस V3 आएगा, तो चेक करिए क्या वुड हैव प्लस V3 दिया हुआ है? हैड ही डन हिज होमवर्क वेल ही वुड हैव नॉट सफर्ड,
क्वेश्चन नंबर 8, तो वुड हैव प्लस V3 भी दे रखा है, तो कोई एरर है क्या? कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस, तो नो एरर मार्क कर देंगे ई पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम एवरी डे, हैड प्लस V3 ऑन फोन, ही हेल्प्ड यू आएगा क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9, ही हेल्प्ड यू या फिर ही वुड हैव हेल्प्ड यू? फिर से मैं लिख देती हूं, इफ प्लस हैड प्लस V3 इज इक्वल्स टू वुड हैव प्लस V3, है ना। ये क्लॉज आता है, हैड प्लस V3 आ गया तो आगे वुड हैव लगाइएगा, तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट इसकी आंसर की क्या बन जाएगी? वुड हैव प्लस V3, तो आंसर बन जाएगा वुड हैव हेल्प्ड, आंसर बन जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई वुड, इफ के बाद वुड का यूज नहीं होता है तो किसका यूज होता है? हैड प्लस V3 का यूज होता है। बाद वाले में देखिएगा वुड हैव डिस्कार्डेड आ गया ना, अनफुलफिल्ड एक्शन, क्लोज्ड एक्शन। आई हैड, इफ वाले क्लॉज में कभी भी विल शेल वुड का यूज नहीं होता, हैड यूज करेंगे इफ आई हैड रियलाइज्ड, ये आंसर बन जाएगा। और बाद में वुड हैव प्लस V3 आ चुका है तो एरर आ जाएगी ए पार्ट में। आज गाइस हम लोगों ने थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ी है और 10 एक क्वेश्चन किए हैं, कुछ एग्जाम्पल किए हैं। जल्दी ही इसके आगे की एक्सरसाइज हम करेंगे, ये कंटिन्यू रहेगा। तो आज हमने कुछ थ्योरी एंड कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। 3 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस को आज आपने समझा है, इनको आप गो थ्रू करिए। तब तक मेरे सेकंड वीडियो का वेट करिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं सेकंड सेशन में, जहां पर हम 11th क्वेश्चन से लेकर आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ रूल्स को भी सीखेंगे। चलिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं हम अपने सेकेंड सेशन में। बाय बच्चों।